हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयोटा में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि अभी क्लासेज हैं जो रीओपन होंगी 1 अक्टूबर से। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास। तो ये आपकी यूनिट 1.1 है दोस्तों। तो ये जो क्लास है वो ASD, MR, CP, HI, VI जितने भी सारे ट्रेड्स हैं उन सभी में कॉमन रहने वाली है। ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इसमें देख सकते हैं कि आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है कि किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। मोस्टली जो विकलांग बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। यानी कि इस यूनिट में हम देखेंगे यूनिट 1.1 में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसमें क्या क्या आगे जाके हमें स्कोप मिल सकता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो मनोविज्ञान है उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना कोई समझने की बातें नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें दूसरे शब्दों में, यह मनोविज्ञान के व्यवहारिक रूप है, क्योंकि सभी को पता है पहले मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान माना था, उसके बाद मन का, फिर चेतना का, उसके बाद उसको जीवी वॉटसन ने उन्होंने व्यवहार का विज्ञान उसको माना था। और 19वीं 20वीं सदी के बाद से अब तक इसको व्यवहार का ही अध्ययन माना जा रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक व्यवहार का अध्ययन है। तो हम इसको एक रिमूव कर देते हैं यहाँ से। हाँ, तो आगे हम देखते हैं। और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि शिक्षा जो है, शिक्षा का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। हम शिक्षा को अपने व्यवहार में किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम शिक्षा का सामंजस्य हमारे दैनिक जीवन में कर सकते हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। कि सभी जो बच्चे हैं, सभी की प्रकृति, सभी का पढ़ने का तरीका, याददाश्त सभी अलग अलग होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत से एक समावेशी शिक्षा देना, अलग अलग बुद्धि क्षमता के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना, तो उसके लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। आगे हम देखते हैं। अतः हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं, स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो कहा था वह है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से है जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने अधोलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया था। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्किनर महोदय ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से है जो हमें समाज में सामंजस्य बैठाने के लिए उपयोगी होता है। मनोविज्ञान से व्यवहार से है, जैसा कि मैंने बताया जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को या शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना है, उसको ग्रहण करने से अपने जीवन में। आगे हम देखते हैं स्किनर महोदय का कथन यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी कि स्किनर ने बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन, शैक्षिक जीवन, घरेलू जिंदगी, समाज में जो इसकी स्थिति है, व्यापारिक जो इसकी स्थिति है, उन सभी को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आपने अपनी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में पढ़ा होगा, बच्चे की कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, वोकेशनल। तो इस तरीके से सब जगह पे मनोविज्ञान की और शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप देखेंगे यहाँ पे क्रो एंड क्रो का कथन दिया गया है। क्रो एंड क्रो का कथन है
शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी कि क्रो एंड क्रो ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को जन्म से ही वृद्धावस्था तक के जितने भी सीखने के अनुभव होते हैं उनका व्याख्या करता है। तो ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं स्किनर और क्रो एंड क्रो की, ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सोरेनसन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार इनको देखते हैं। सोरेंस व टेलियल फोर्डेड ने शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। वह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो सोरेंस व टेलियल फोर्ड ने शिक्षा मनोविज्ञान को यहाँ पे आपको शिक्षा के वैज्ञानिक पहलू और वैज्ञानिक खोज से अवगत कराया है। ठीक है, तो अगर आपकी डेफिनेशन याद नहीं भी होती हैं तो इनका एक ईजी सा जो तरीका है वो ये हो सकता है। जैसे हम बात करेंगे स्किनर का, तो आप अपने नोट्स में आप नोटबुक में कहीं पे भी एक छोटी सी वर्ड में लिख सकते हैं स्किनर का आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसमें लिख सकते हैं कि संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन। तो उससे हमें याद रहेगा कि स्किनर ने क्या होता है। क्रो एंड क्रो लिखेंगे, वहाँ पर आप लिख सकते हैं जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने का वर्णन। तो ये शॉर्ट चीज़ होती है जिनसे हमें तुरंत याद आ जाता है। यदि हम सोरेंस व टेलियल फोर्ड के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे लिख सकते हैं वैज्ञानिक पहलुओं का वैज्ञानिक खोज शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। बाकी आपको अभी कोर्स से हटकर कुछ इसमें सिखाते हैं, तो अब आप देख सकते हैं शिक्षा को जो बेसिकली हम बोलते हैं वो होता है सीखने की प्रक्रिया। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों शिक्षा कहलाती है। ठीक है, और अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है अभी, JB वॉटसन ने इसे व्यवहार का अध्ययन बताया है शिक्षा मनोविज्ञान को। तो शिक्षा होती है सीखने की प्रक्रिया और मनोविज्ञान होता है व्यवहार का अध्ययन। तो यदि हम सबको एक सम्मिलित रूप से देखें शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये होगा सीखने की प्रक्रिया को व्यवहार में लाना। यानी कि किसी भी हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको हमारे व्यवहार में लाना। हम विद्यालय जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे हम टीचर्स के थ्रू सीखते हैं चीज़ें, या फिर आप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन उसको जब तक हम हमारे व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने आप को उसके हिसाब से चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। बाकी अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें कि किस तरीके से कार्य करता है, तो आप देख सकते हैं कि जब बच्चा स्टार्टिंग में छोटी कक्षाओं में जैसे ही बच्चा विद्यालय जाता है तो हम उसको सीधा बुक नहीं दे सकते पढ़ने के लिए। हम उसको एक कॉन्सेप्ट होता है सब चीज़ का कि इतने से इतने एज तक के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उससे आगे एज वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अगर हम बात जैसे कि हम देखते हैं प्राथमिक कक्षाएँ 1 से 5वीं तक की अगर हम कक्षाएँ बताएँ, तो स्टार्टिंग में हम बच्चे को उसका हाथ पकड़ के उसको लिखना सिखाएंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे सिखाते हैं, अगर हमें NR बनवाना हो तो हम ऐसे बनाते हैं कि ये एक चूल्हा, ये दूसरा चूल्हा, ये उसमें डंडा, ये बाबा का डंडा, ये उस पर डंडा ANR। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको बताते हैं कि भाई गोल गोल डंडा, ये बाबा जी का डंडा। इस तरीके से हम उसको कह मतलब वो होती है कि ये मनोविज्ञान है कि हम छोटे बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको टीचर है जो ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है, बच्चा उससे टीप कर लिख लेता है, टीचर फिर उसको दोबारा से समझाता है, तो वहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकता है। फिर हम बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयों की, 10वीं 12वीं की जो कक्षा होती है इसमें ज़्यादा ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं करता। अगर हम साइंस की बात करें तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज ज़्यादा होता है, लेकिन आर्ट वगैरह के जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे सीधा टीचर जो है वो बुक में से बोलता है, एक्सप्लेन करता है। ब्लैक बोर्ड का यूज भी करता है लेकिन उस हद तक नहीं करता है कि उसको हर शब्द वहाँ पे नहीं लिखना पड़ता। तो इस तरीके से हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो हम मान सकते हैं सीखने की प्रक्रिया को व्यवहार में लाना। सो आगे हम एक बार देखते हैं इनकी आवश्यकता, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या आवश्यकता है। सो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। पहली, बालक के स्वभाव को ज्ञान प्रदान करना। यानी कि बच्चे को किताबी कीड़ा ना बनाकर उसे स्वाभाविक बताना, समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से सामंजस्य बैठाना। आगे हम बात करेंगे बालक के वृद्धि और विकास हेतु। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक जो पार्ट है वो वृद्धि और विकास में भी काम आता है। MR वालों का जो सेकंड पेपर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
उसमें उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, बालक को अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। फोर्थ नंबर पर आपका आता है शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनाओं से परिचित कराना। फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट देख सकते हैं, सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना। 6 नंबर पे संवेगों से के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन। यानी कि बच्चे जो हैं, अगर हम देखेंगे बचपन में जो बच्चा है उसमें सिर्फ एक संवेग होता है, वह है उत्तेजना। क्योंकि जब बच्चा बिल्कुल लाइक समथिंग 1-2 महीने का होता है तो उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, जैसे हम उसको पकड़ते हैं थोड़ा अपने आप अपने को अकड़ लेता है। उसके बाद जैसे बच्चा समथिंग 1 साल का होता है तो 1 साल के बच्चे में बिल्कुल डर नहीं होता, बहरूपी संवेग उसमें बिल्कुल नहीं होता। जो 1 साल का जो बच्चा होता है वो सांप को भी आराम से पकड़ लेता है, उसको पता ही नहीं होता कि सांप क्या है। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है वो डर डर या भय जो उसमें संवेग है उसमें उत्पन्न हो जाता है और वो चीज़ों से डरने लगता है, या किसी अपरिचित को देखता है तो उसके पास नहीं जाता। तो धीरे धीरे उसमें संवेग जो है वो पैदा होने लगता है। उसके बाद भूख के लिए, यदि उसे भूख लग रही है तो रोक कर या किसी भी वे में अपने भाव हैं जो प्रकट करता है। उसके बाद यदि इसमें गुस्सा है तो अपने गुस्से, छोटा बच्चा तो खिलौने तोड़ देगा, बड़ा बच्चा है तो बाकी वस्तुएं भी तोड़ देता है काफ़ी बार। तो इस तरीके से वो अपने संवेग वहाँ पे प्रकट करते हैं। अगला पॉइंट है चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की योग्यताओं का मापन एवं विधियों का प्रशिक्षण देना। तो जब तक हम शिक्षा मनोविज्ञान को नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किस उम्र के बच्चे को किस विधि से या किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, हम छोटी क्लास के बच्चों को सीधा ही बुक में से नहीं पढ़ा सकते कि हम उनको बुक दे दें और बोलें कि आप इसमें से पढ़ो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम 9वां पॉइंट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और तथ्यों के सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधि प्रदान करना। ठीक है, अब आगे हम इसमें देखेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र, मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे, हमने यह देखा है कि विभिन्न लेखकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जब भी आप अगर नोटबुक में इसमें से आप नोट्स बना रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ्स हैं, आपने जेरोक्स निकलवाया हुआ है, फोटोकॉपी की हुई है, तो एग्जाम में ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो इसमें लिख रहा है वो हम एज की एज वहाँ पे लिख के आए। नहीं, मैटर ये होता है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं और वो हम अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो इसकी लाइन है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त शिक्षा मनोविज्ञान का नया मतलब पनपता विज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को डिवाइड नहीं कर सकते कि एक छोटी संकुचित अवधारणा नहीं है, या इसको एक बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा सकता। ये एक बहुत ही व्यापक विज्ञान है, क्योंकि ये हर अवस्था में अलग अलग है। बाल्यावस्था के लिए अलग है, शैशवावस्था के लिए अलग है, किशोरावस्था के लिए अलग है, वृद्धावस्था के लिए अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग है, हर बच्चे के लिए अलग है। तो इसको एक ऐसा माप के या फिक्सेशन नहीं कर सकते कि 2+2=4 होता है। मैथ का हम कर सकते हैं, हिंदी का कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का हम ऐसे फिक्सेशन नहीं कर सकते। इसके क्षेत्र अनिश्चित हैं और धारणाएं गुप्त हैं। इनके क्षेत्रों में अभी बहुत सी खोज हो रही हैं और संभव है कि शिक्षा मनोविज्ञान की नई धारणाएं, नियम और सिद्धांत प्राप्त हो जाएं। इसका भाव यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र और समस्याएं अनिश्चित तथा परिवर्तनशील हैं। चाहे कुछ भी हो, निम्नलिखित क्षेत्रीय समस्याओं को शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। फिर से यहाँ पे क्रो एंड क्रो का एक कथन है जो हम देखेंगे। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हैं क्रो एंड क्रो, इसके आगे हम इक्वल टू कर सकते हैं कि विषय सामग्री का संबंध सीखने से प्रभावित करने वाली दशाओं से हो। तो जैसे आप दशाएं देखेंगे, प्रभावित करेंगे, तो वहाँ पे आप क्रो एंड क्रो को देख सकते हैं। क्योंकि कोविड की वजह से अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंज किया गया था, और आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसमें पढ़ना नहीं पड़ता, उसमें आपको आंसर भी दिया हुआ होता है, बस हमें उसमें छांटना होता है। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स याद रखेंगे और वहाँ पर परिभाषा आती है तो आप बता सकते हैं कि ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, अब तक इसके क्षेत्र में कहाँ कहाँ तक जो है खोज हो चुकी है। तो पहली है व्यवहार की समस्या। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, तो वहाँ पे इसमें व्यवहार की समस्या को दर्शाया गया है। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। हर जो व्यक्ति है उसमें अलग अलग क्षमताएं पाई जाती हैं, अलग अलग बुद्धि लब्धि पाई जाती है। हर व्यक्ति के सोचने की, कार्य करने की सभी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो हम सभी को एक विधि से एक वे में नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है विकास की अवस्थाएं, क्योंकि बच्चे की भी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो एक क्रम में चलती हैं। पहले बच्चा शैशवावस्था में रहेगा, उसके बाद बच्चा बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, किसी भी प्रजाति में, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, कोई भी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे का जन्म हुआ वो शैशवावस्था में है और उसका वो सीधा ही वो वृद्धावस्था में चल जाए। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी एक क्रम होता है, पहले शैशवावस्था का होगा, फिर बाल्यावस्था का होगा, फिर किशोरावस्था का होगा, फिर बच्चा वृद्धावस्था में जाएगा। तो एक क्रम चलता है, तो एक क्रम है, विकास की अवस्थाएं हैं। बच्चों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया ही जाता है। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार में अध्ययन, यानी कि सीखने की क्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। छठा है व्यक्तित्व और बुद्धि। सेवंथ आपका माप तथा मूल्यांकन, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि हमने जो चीज़ बच्चे को पढ़ाई है उसका हमें पता लगाना होता है कि बच्चे ने किस लेवल तक, किस हद तक उसको सीखा है। यदि बच्चा कहीं ना कहीं सीखने में असमर्थ है तो हम उसके लिए दूसरे जो विधि हैं वो यूज करेंगे, किस तरीके से वो सीख सकता है। आठवां निर्देश तथा परामर्श। दोस्तों आज की जो आपकी क्लास थी जो है साइकोलॉजी की, जो कि सभी ट्रेड्स में कॉमन थी, आज की क्लास आपकी यहीं पे संपन्न होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास पसंद आए तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करते रहें। आगे भी आपकी क्लासेज जो हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही था दोस्तों।